गुरुकुलम में आपका स्वागत है। और कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ वो आप छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आपने मेरी पीछे की सभी वीडियोस देख ली होंगी और नहीं देखी हैं तो पहले आप मेरे पीछे की वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। चलिए अब करते हैं पढ़ाई के बारे में बात। तो बच्चों, मैं आपको सिखाने जा रही थी शब्द रूप। मैंने आपको धातु रूप सिखा दिए हैं 2 लकारों में। अब मैं आपको शब्द रूप सिखाने जा रही थी पहले आप शब्द रूप सीख लें, आगे के लकार फिर हम आपको सिखाएंगे बाद में। तो शब्द रूप में पहले सीखने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि हम आकारांत, इकारांत, उकारांत ये सारी चीज़ें हमें पहले क्लियर हो जानी चाहिए। वो आपने वीडियो देख ली होगी तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके बाद आती हैं बेटे विभक्ति और कारक। रूप याद करने से पहले अगर हमें विभक्ति और कारक के बारे में नहीं पता है तो हमारे रूप याद करने बेकार हैं। हम उन्हें रट तो लेंगे, मार्क्स भी ले आएंगे, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें हर चीज समझ कर पढ़नी है। तो उसको समझने के लिए हमने सबसे पहले आकारांत, इकारांत, उकारांत ये चीजें समझी कि कैसे होती हैं, ये क्यों होती हैं और किस लिए इन्हें पढ़ना आवश्यक है। ये सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, कोई भी चीज आपसे ना छूटे। तो एक तो हो गया हमारा ये आकारांत उकारांत। इससे भी महत्वपूर्ण एक और है, वो है विभक्ति और कारक। कारक और विभक्ति को भी हमें जानना जरूरी है और कारक के साथ उनके परसर्ग क्या क्या होते हैं वो भी हमें जानना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम सब यही पढ़ेंगे कि कारक कौन सी विभक्ति का कौन सा कारक होता है और उसका परसर्ग क्या होता है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। तो ये मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख कर रखे हुए हैं। तो आप देखिए ये क्या है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, अष्टमी विभक्ति। बच्चे जब मैं क्लास लेती हूँ ना तो मुझे बड़ी हंसी आती है। बच्चे इसको षष्ठी विभक्ति को पष्ठी पढ़ते हैं। ये पै नहीं होता, श होता है, श पेट चिरा। इस वाले श को श पढ़ देंगे, आधे को इसको प पढ़ेंगे, पष्टी। पष्टी नहीं होता, ये षष्ठी, षष्ठी विभक्ति यानी कि 6th स्थान पर। ये संस्कृत की गिनती भी कह सकते हैं हमें एक तरह से इन्हें, कि प्रथमा 1, द्वितीय 2 हुए, तृतीय 3 पर, चतुर्थी 4, पंचमी 5, षष्ठी 6, सप्तमी 7 और अष्टमी 8, यानी कि 8 होती हैं। ये कितनी होती है विभक्ति? 8 होती हैं। और 8 ही क्या होते हैं? 8 ही हमारे कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। 8 विभक्ति, 8 कारक और इनके ये परसर्ग होते हैं। कर्ता का परसर्ग क्या होता है? ने। कर्म का परसर्ग क्या होता है? को। करण का से और के द्वारा। 3 मैंने आपको बताया, इन 3 के विषय में आपको बताती हूँ। कर्ता का परसर्ग ने कैसे हुआ? जैसे हम कोई भी काम करते हैं कि उसने खाना खाया, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो हम सब में ने जोड़ रहे हैं ना। मैंने वीणा बजाई, तो ने, मैं में भी मैंने ने जोड़ा। तो कर्ता के साथ में जब कोई कर्ता जब कोई क्रिया को कर रहा होता है तो उसके लिए ने शब्द का प्रयोग यहाँ होता है, तो ये कर्ता के साथ होता है ने। कर्म, कर्म यानी कि जो काम किया जा रहा है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक कर्म के साथ पुस्तक को पढ़ा। यहाँ कर्म दिखाई नहीं दे रहा लेकिन को का अर्थ निकल रहे हैं। राम ने पुस्तक को पढ़ा, तो को कर्म के लिए होता है। करण, करण का परसर्ग होता है से द्वारा और तृतीय इसकी विभक्ति होती है। अब से द्वारा कैसे? यानी कि हम किसी चीज के द्वारा, जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि मैं बस से स्कूल जाता हूँ, यानी कि बस के द्वारा मैं स्कूल जा रही हूँ। मोहन गेंद से खेलता है, तो गेंद के द्वारा खेल रहा है वो, तो से और के द्वारा इसके परसर्ग होते हैं। ये तृतीय विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, यानी कि किसी के लिए या किसी को। माँ ने बच्चे के लिए भोजन बनाया, बच्चे के लिए, तो बच्चे के लिए काम किया, या तो को या के, इसके लिए क्या आता है? के लिए।
अब इसी तरह से पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में देखिए तृतीया में भी से प्रयोग हुआ है, पंचमी में भी प्रयोग हुआ है, लेकिन से दोनों जगह अलग अलग हुआ है। तृतीया में जो प्रयोग हुआ है से, वो कैसे हुआ है से प्रयोग, कैसे पता करेंगे आपकी ये से तो तृतीया में भी प्रयोग हुआ है और से उसमें भी प्रयोग हो रहा है अपदान में भी, यानी कि पंचमी विभक्ति में भी प्रयोग हो रहा है। तो कैसे पता लगेगा अपदान कारक में का है ये कर्ण कारक, कर्ण कारक का अपदान कारक कैसे पता लगेगा आपको कि जो कर्ण कारक में प्रयोग होता है वो उस चीज के साथ हम होते हैं, वस्तु के साथ हम होते हैं। जैसे बस से स्कूल गया, गेंद से खेल रहा है, यानी कि दोनों चीजें साथ साथ हो रही है। बस भी मेरे साथ है, मैं भी बस के साथ हूँ, गेंद के साथ साथ वो खेल रहा है। और यहाँ अलग होने के अर्थ में होता है। कैसे, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पिताजी बाजार से सब्जी लाए, और सब्जी क्या हुआ, बाजार से, यानी कि बाजार को छोड़ दिया सब्जी ने और वो हमारे साथ आ गई। तो यहाँ से के अर्थ में यहाँ पर होता है अपादान कारक, या हम कहेंगे पंचमी विभक्ति। या एक चीज भय के अर्थ में होता है कि वह शेर से डर गया, तो से भय के अर्थ में हो गया। दूसरा, जब हम किसी की दो चीजों की तुलना करते हैं आपस में, तब भी से का प्रयोग होता है। कैसे, किसी भी तरह से, जैसे हम कहें सुमन रुचि से होशियार है, राकेश अतुल से लंबा है, तो हम दोनों की तुलना करें ना, वहाँ लंबाई की तुलना करें, वहाँ होशियार की तुलना करें, यानी कि दो चीजों की जब हम तुलना करते हैं तब भी से का जो प्रयोग होता है वो भी पंचमी विभक्ति में आएगा। तो पंचमी विभक्ति में कौन कौन से हुए, एक तो अलग होने के अर्थ में हो गया, एक भय के अर्थ में हो गया, और एक दोनों चीजों की तुलना करने के अर्थ में जो प्रयोग होता है वो पंचमी विभक्ति प्रयोग होती है, और अपादान जो है कारक होता है, और ये से अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति यहाँ पर संबंध होता है, जैसे पुस्तक मोहन की है, यानी कि का की के, इस तरह से जो दो चीजों के पुस्तक में और मोहन में संबंध स्थापित कर रहा है। जैसे ये मेरा भाई है तो रा री रे, ये मेरी पुस्तक है तो रा री रे या काकी के कर, ये परसर्ग लगा के हम एक किसी चीज से दो वस्तुओं के संज्ञा और सर्वनाम के दोनों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, वहां पर संबंध कारक होता है। अब सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, इसमें क्या होता है कि सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में या तो में, उसमें रखा हुआ है, जैसे टोकरी में फल रखे हैं तो में कहाँ हुआ, सप्तमी विभक्ति अधिकरण में, उसके अंदर है टोकरी के, या मेज पर पुस्तक रखी है, मेज के ऊपर रखी, या पेड़ पर चिड़िया बैठी है, कहाँ बैठी है चिड़िया, पेड़ के ऊपर बैठी है, तो या तो पर होगा या उसमें अंतर होगा। तो ये में और पर कहाँ प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति में। और सप्तमी विभक्ति को क्या कहते हैं हम, अधिकरण। और अष्टमी विभक्ति संबोधन, हे अरे, जैसे हम संबोधित कर रहे हैं किसी को, अरे कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ, ओ इधर आओ, ए तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो ये हम संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर संबोधन करने में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, अष्टमी विभक्ति संबोधन कारक, और ये होती है। तो ये विभक्तियां ही आपको, विभक्ति में जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हिंदी में जो होते हैं दो वचन होते हैं और संस्कृत में जो होते हैं तीन होते हैं, ये मैंने आपको धातु रूप में पढ़ा दिया है। ये तीनों वचन शब्द रूप में भी आएंगे, जैसे हमारे धातु रूप में आए थे वैसे ही शब्द रूप में भी आएंगे। शब्द रूप में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन अलग अलग रूप बनेंगे इनके। तो अब एक बार से फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो क्या बताया मैंने आपको, प्रथमा विभक्ति का कारक कौन सा होता है, कर्ता, और परसर्ग क्या होता है इसके लिए, ने। द्वितीय विभक्ति कर्म होती है, उसको क्या परसर्ग होता है, को। तृतीय विभक्ति करण होती है, इसका परसर्ग क्या होता है, से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान होती है, इसका क्या होता है, को या के लिए। और पंचमी विभक्ति अपदान होती है, इसका अर्थ क्या होता है, परसर्ग से। षष्ठी विभक्ति संबंध होती है, इसका काकी के, रारी रे। सप्तमी विभक्ति अधिकरण होती है, में और पर। अष्टमी विभक्ति संबोधन होती है, हे अरे ए ओ। ये हम इनके लिए संबोधन, किसी को भी संबोधित करने के लिए प्रयोग करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आपको समझ में आई है तो एक बार और देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जैसा कि मैं आपको हर बार वीडियो में बताती हूँ कि बेटा ये एक क्रमबद्ध उसमें आपको सिखाया जा रहा है, इसलिए पहले एक कोई भी वीडियो देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले कितनी वीडियो बनी है, वो सारी देखनी जरूरी है।
क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी और आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पीछे का समझ में नहीं आएगा और इसको भी समझने में कठिनाई। जब आप पीछे का सीख के आएंगे तभी इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, नहीं तो आपको ये भारी लगेगी। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप पीछे की सारी वीडियो देखिए, उनको अच्छे से समझिए, उसके बाद इसको देखिए। सारी चीज़ें आपको समझ आती चली जाएंगी। और कल मैं आपको रूप सिखाऊंगी, जिस तरह से मैंने आपको धातु रूप सिखाए हैं बहुत आसान तरीके से याद करने, ऐसे ही मैं आपको शब्द रूप सिखाऊंगी। शब्द रूप में भी मैंने जैसे धातु रूप में एक धातु रूप याद करा के आपको बहुत सारे धातु रूप याद कराए हैं, ऐसे ही एक शब्द रूप याद करा के आपको बहुत सारे उसी की तरह से याद कराऊंगी। इसीलिए मैंने कल आपको अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत ये सारी चीजें पढ़ा दी हैं, क्योंकि अगर आपको वो चीजें क्लियर होंगी तभी आपको एक शब्द से बहुत सारे शब्दों के रूप बताने आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शब्द रूपों के साथ। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। और तैयार कैसे होंगे, जब आप पीछे की सारी वीडियोस देख लेंगे। तो जल्दी से जाइए और वीडियो देखिए।